नीलिमा के वालिद के इंतकाल के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थी और इसलिए उसने एक चाइनीज भेल का ठेला लगाना शुरू कर दिया। नीलिमा खुद रोज चटनी बनाया करती थी और नूडल्स को भी फ्राई किया करती थी। शाम के ठीक 5 बजे वो अपना ठेला खोला करती थी। बाजी, मुझे एक चाइनीज भेल दे दो। मुझे 2 भेल पार्सल चाहिए। नीलिमा के ठेले पर आते ही ग्राहकों का मजमा लग जाया करता था। नीलिमा एक एक करके सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल दिया करती थी। बाजी, बहुत जायकेदार है, मजा आ गया। कल हम फिर आएंगे। हाँ हाँ, बेशक आना। नीलिमा की खुद की बनाई चटनी और नूडल्स का जायका दूसरी दुकानों से अलग था और वही उसके ग्राहकों को पसंद आता था। कुछ ही घंटों में नीलिमा का सारा सामान खत्म हो जाया करता था। फिर वो घर लौट आती। ये लो अम्मी, आज की कमाई। वाह, आज तो तूने 600 रुपए कमाए हैं। हाँ, आज चटनी और नूडल्स ज्यादा बनाए थे। अच्छा है, कल से ऐसे ही ज्यादा बनाना। ठीक है अम्मी। नीलिमा चाहे जितना भी ज्यादा सामान बनाए, उसका ठेला खुलते ही सब कुछ धड़ाधड़ खत्म हो जाया करता था। एक रोज नीलिमा अपने घर पे बैठकर सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। अम्मी, जितनी भी ज्यादा चटनी बनाऊं या जितनी भी ज्यादा नूडल्स फ्राई करूं, सब खत्म हो जाते हैं। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। वो तो है, लेकिन कुछ ग्राहकों को हमेशा खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये तो है ही, अब क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। अच्छा, और क्या है? बाजी, आप रेडीमेड नूडल्स और चटनी भी खरीद लिया करो। बीच बीच में अपनी चटनी के साथ वो भी मिला दोगी तो किसी को इल्म नहीं होगा। ऐसे कैसे इल्म नहीं होगा? अरे अम्मी, बाजी के नूडल्स के बीच में अगर रेडीमेड नूडल्स हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन सा बाजी का है और कौन सा रेडीमेड। वैसे बात में तो दम है, लेकिन फिलहाल मैं ये नहीं करूँगी। फिलहाल मैं और भी ज्यादा नूडल्स बनाऊंगी। हाँ, यही वाजिब है नीलिमा। अगले रोज से नीलिमा ने पहले से दुगनी सेजवान चटनी बनाई और पहले से दुगने नूडल्स फ्राई किए। उम्मीद है अब सबको मिलेगा। सारा सामान लेकर नीलिमा अपने ठेले पर गई और इस रोज नीलिमा के ठेले पे एक फेमस फूड ब्लॉगर आया। हम आए हैं बाजी की मशहूर चाइनीज भेल खाने। सुना है बहुत लजीज है। देखते हैं। वाह, ये तो लाजवाब है। आप सभी को नीलिमा बाजी की चाइनीज भेल टेस्ट करनी चाहिए। इस फूड ब्लॉगर का वीडियो वायरल हो गया और हर कोई जो वीडियो देखता वो नीलिमा के ठेले पर पहुंच जाता। अब नीलिमा को वापस चटनी और नूडल्स कम पड़ने लगी थी। एक चाइनीज भेल दे दो बाजी। भाईजान, सब कुछ खत्म हो गया है, आप कल आ जाइए। नीलिमा को ग्राहकों को खाली हाथ भेजना अच्छा नहीं लग रहा था। उस रात जब वो घर लौटी, अम्मी, उस वायरल वीडियो की वजह से ग्राहक और भी बढ़ गए हैं। बहुत अच्छा है बेटा। वो तो है, लेकिन आज भी सब कुछ खत्म हो गया। मुझे ग्राहकों को खाली हाथ भेजना पड़ा। अरे बाजी, आपको बोल तो रही हूँ, मेरी तरकीब इस्तेमाल करो। हाँ हाँ, वही सोच रही हूँ, कल बाजार से सब ले आऊंगी। ये हुई ना बात। अगली सुबह नीलिमा बाजार से सेजवान चटनी का कैन और नूडल्स के बड़े बड़े पैकेट लेकर आई। फिर नीलिमा ने अपने रोज की चटनी बनाई और साथ ही नूडल्स भी फ्राई किए। ये सारी चीजें लेकर वो अपने ठेले पर गई। रोज की तरह नीलिमा का ठेला खुलते ही ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। मुझे 2 चाइनीज भेल पार्सल। मुझे भी एक। नीलिमा का हाथ चलता ही रहा। धीरे धीरे डिब्बे में चटनी कम होती जा रही थी। लगता है मुझे वो बाजार वाली चटनी भी मिला देनी चाहिए और नूडल्स भी। फिर नीलिमा ने अपनी चटनी में बाहर वाली चटनी मिला दी और फ्राइड नूडल्स में बाजार वाले फ्राइड नूडल्स मिला दिए। मुझे 2 चाइनीज भेल चाहिए। हाँ हाँ, दे रही हूँ। नीलिमा पहले की तरह सारे ग्राहकों को चाइनीज भेल बना बना कर खिला रही थी। बाजी, इसका जायका कुछ अलग है, पहले जैसा नहीं है, लेकिन अच्छा है। नीलिमा खुश थी कि उसके ग्राहकों को बाजार वाले सामान का जायका भी पसंद था। फिर क्या था, हर दिन नीलिमा बाजार से सेजवान चटनी और नूडल्स को अपने बनाए हुए सामान में मिला देती थी। किसी को जायके में फर्क समझ नहीं आया क्या?
नहीं अम्मी, उल्टा सब मजे से खा रहे थे। अच्छा है, लगता है छाया की तरकीब काम कर गई। अम्मी खुश थी कि नीलिमा की मेहनत कम हो गई थी। आहिस्ते आहिस्ते नीलिमा बहुत कम सामान बनाती थी और ज्यादा से ज्यादा सामान बाहर से खरीदती थी, लेकिन अब भी उसके ठेले पर भीड़ थी। फिर एक रोज नीलिमा के ठेले के बगल में अशोक ने चाइनीज का ठेला खोला। वो सेजवान चटनी और नूडल्स सब बाजार से लाता था। नीलिमा के ग्राहकों ने अशोक की चाइनीज भेल भी चखी। ये तो हूबहू नीलिमा बाजी की तरह है। क्या वाकई? एक एक करके सारे ग्राहकों ने अशोक की भेल चखी और उन्हें वो भी अच्छी लगी। अशोक बड़ा ही शातिर था। वो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना चाहता था, तो उसने चाइनीज भेल का दाम 10 रुपए से घटाकर 8 रुपए कर दिया। अरे वाह, सिर्फ 8 रुपए में? सही है। वैसे भी दोनों का जायका एक जैसा ही है। बजा फरमाया। और कम दाम होने की वजह से अशोक के ठेले पर कस्टमर्स की भीड़ लग गई और देखते ही देखते नीलिमा का ठेला खाली था। आज पहली बार नीलिमा का सामान खत्म नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटी। क्या हुआ? अशोक ने मेरे बगल में चाइनीज भेल का ठेला खोल रखा है और दाम 8 रुपए कर दिए। अब मेरे पास कोई आ ही नहीं रहा। तो बाजी आप भी दाम घटा दो। लेकिन उससे मुनाफा कम नहीं होगा। कोई बात नहीं, कम से कम सब बिकेगा। हाँ। अगले दिन नीलिमा ने तख्ती लगाई। उसने चाइनीज भेल का दाम 7 रुपए कर दिया। 7 रुपए की तख्ती देखकर ग्राहक नीलिमा के ठेले की जानिब आ गए। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अशोक ने अपना दाम घटाकर 5 रुपए कर दिया। 5 रुपए में चाइनीज भेल? अब तो मैं 2 खाऊंगा। और एक बार फिर सारी भीड़ अशोक के ठेले की जानिब मुड़ गई। नीलिमा ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कई घंटों तक वहीं बैठने के बाद नीलिमा घर लौटी। मेरी तरकीब काम आई ना बाजी? नहीं, अशोक ने दाम 5 रुपए कर दिए। अभी भी सारा सामान वापस आया। मैं 5 रुपए से नीचे नहीं घटा सकती दाम। तो आप क्या करोगी? मुझे तेरी सुननी ही नहीं चाहिए थी। मेरा चाइनीज भेल का ठेला अच्छा खासा चल रहा था। जहाँ मैंने लालच के चक्कर में बाजार से सामान लाया, वहीं मेरा जवाल शुरू हो गया। मुझे लालची नहीं बनना चाहिए था। लेकिन अब तो क्या करेगी? वापस वही जो पहले करती थी। खुद चटनी और नूडल्स बनाकर चाइनीज भेल बनाऊंगी, पूरी ईमानदारी से। अगले दिन नीलिमा ने सेजवान चटनी और नूडल्स बनाना शुरू कर दिया और फिर शाम को वो अपने ठेले पर पहुंची। नीलिमा ने तख्ती बदल दी और 10 रुपए लगा दी और उसके ऊपर लिख दिया होममेड। कुछ देर तक नीलिमा के ठेले पर ग्राहक नहीं थे, लेकिन फिर एक खातून आई। आपकी चाइनीज भेल महंगी क्यों है बाजी? मेरी चटनी और नूडल्स होममेड है। ऐसा जायका आपको बाजार के नूडल्स और चटनी में नहीं मिलेगा। एक चाइनीज भेल दीजिए ना। हाँ। नीलिमा ने उस खातून को चाइनीज भेल दिया। वाह, बहुत अच्छी है। आज तक ऐसी चाइनीज भेल नहीं खाई। आहिस्ते आहिस्ते नीलिमा के रोजाना ग्राहक ने चाइनीज भेल चखी। ये तो बिल्कुल पुरानी वाली है। मजा आ गया। और फिर क्या था, सारे ग्राहक नीलिमा के चाइनीज भेल के ठेले पर लौट आए। अशोक के ठेले पर दाम कम था, लेकिन कोई वहाँ फटकता भी नहीं था। अशोक सोचता रहा कि वो क्या कर सकता है, लेकिन नीलिमा के ओरिजिनल चाइनीज भेल का तो तोड़ ही नहीं था। एक बार फिर नीलिमा का कारोबार बढ़ा। वो खुश थी और फिर कभी भी उसने अपने कारोबार में लालच को नहीं आने दिया। जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी अम्मी के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने अब्बू के गुजर जाने के बाद बेहद गरीबी की जिंदगी बिता रहा था। वक्त बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। अम्मी, क्या हम लोगों का इस दुनिया में कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही हमें कोई फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। अम्मी, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम लावारिस हो। नहीं बेटा,
मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान मत हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बेहद परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे चचा, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ तो नाव खरीद के ला और चला। अरे चचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिनों तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बयां करता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तेरी मुलाकात करा देता हूँ। तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके अब्बू की बंजर पड़ी जमीन पर वो अपनी अम्मी के साथ मिलकर धान उगाने लगता है। भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की हालत ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? शुक्रिया मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांगकर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची, ठीक है, मैं चलता हूँ। आप ऐसे ही समोसे मुझे रोज बनाकर भिजवा दीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल लेकर जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी अम्मी को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहने के हिसाब से उसकी अम्मी चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बेहद खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी अम्मी उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना चाहते। सॉरी जनाब, पर आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथों के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसे खाने लगते हैं।
और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाने लगते हैं। वो लोग समोसे खाकर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर और समोसे मांगकर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोल लो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ हाँ जरूर सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को मानकर समीर और उसकी अम्मी मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी मशहूर हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट को सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। अम्मी, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को पसंद आ रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और खुश होकर और भी समोसे खरीदे। समीर के कहने से उसकी अम्मी और भी डिजाइन से समोसे बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसका मुनाफा बहुत अच्छा होने लगता है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके खानदान के लोग भी उनसे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलजुल कर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। ये कहानी है मथुरा के लल्लन की। लल्लन एक बड़ी सी कंपनी में ठेकेदार का काम किया करता था। लल्लन होशियार और चालाक था और अपनी बीवी सोमलता के साथ रहता था। टिफिन दे दो, मुझे काम के लिए बहुत देर हो रही है। मैं कब काम पर जाऊंगा? अगर सब ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन की तनख्वाह कट जाएगी मेरी। ओफो, दे रही हूँ। मेरे कोई 4-5 हाथ थोड़ी ना है जो मैं नहीं दूंगी। ये लो, लेकर जाओ, ठूस ठूस कर खा लेना। मैं इसलिए कहती हूँ कि नौकरी छोड़ दो और मेरे साथ कारोबार करो, लेकिन आप हो कि मेरी बात ही नहीं सुनते। धंधे का कोई ठिकाना नहीं होता। नौकरी अच्छी है, कम से कम एक किस्म का तनख्वाह तो जेब में आ रहा है ना। अब मैं क्या कहूँ, जैसा आपको ठीक लगे। लल्लन अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ यहाँ पर कैसे? क्या हो गया आखिर? जाकर देखता हूँ। लल्लन वहाँ जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ एक बोर्ड टंगा हुआ है। कंपनी घाटे में जाने की वजह से सबको नौकरी से निकाला जा रहा है, यानी कि हम सबको नौकरी से निकाला जा चुका है। हाय हाय, मेरी बेगम बच्चों को कौन संभालेगा? मेरे खानदान का क्या होगा? बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कुछ किए ये कैसे हमें नौकरी से निकाल सकते हैं? पिछले कई सालों से हम कंपनी में काम कर रहे हैं। नौकरी से निकाले जाने की फिक्र में लल्लन अपने घर बेहद उदास होकर आता है। लल्लन को उदास देख उसकी बीवी उससे कहती है, आप बेहद परेशान लग रहे हैं। मसला क्या है? और ये क्या, टिफिन भी वैसी की वैसी ही है, इससे भी आपने नहीं खाया? सुबह तुम मजाक कर रही थी, वही बात सच हो गई। मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सारे एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कहा आपने? आखिर ये कैसे मुमकिन है? इतने सालों से आप वहाँ काम कर रहे हैं और ये अचानक नौकरी से निकाल देना, ये तो बेहद गलत है। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? जो काम आप कर रहे थे ये और कहीं भी नहीं है। हमें ही कोई और दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। क्यों ना तब तक हम धंधा कर ले, समोसा बेचने का। तुम समोसा बेहद अच्छा और लजीज बनाती हो। ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। हम ऐसा ही करेंगे। मैं समोसा बनाऊंगी और आप गांव-गांव जाकर उस समोसे को बेचना। सोमलता और लल्लन दोनों ही समोसा बनाने का काम करने लगते हैं। सोमलता अपने हाथों से समोसा बनाने लगी और लल्लन उन्हें एक बड़े से ठेले पर रखकर और बेचने के लिए निकल पड़ा। आज हमारा पहला दिन है। मालिक से दुआ करना कि सब कुछ अच्छा ही हो। आप उसकी फिक्र मत करिए, सब अच्छा ही होगा।
लल्लन अपने कस्बे से दूसरे कस्बे जाकर समोसे बेचने लगा। समोसा, गरम गरम समोसा, जो खाए मुस्कुराए, जो ना खाए वो पछताए। अरे अरे वो देखो, लगता है नया समोसे वाला आया है। चलो जाकर खाकर देखते हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है। चलो आज तो पेट भर के खाऊंगा। और आज के समोसे के पैसे मैं दूंगी। हाँ, ये समोसे मेरी तरफ से। मुझे जो नौकरी मिली है ना, उसी की पार्टी। लल्लन के पास लोगों की भीड़ उभर आई। देखते ही देखते उसके सारे समोसे पहले ही दिन के कुछ ही घंटों में खत्म हो गए। लल्लन बड़ा खुश था, लेकिन दूसरी ओर बाकी समोसे और फरसान के कारोबारियों का नुकसान होने लगा। तब सोमनाथ और नितिन एक दूसरे से कहने लगे, इस समोसे वाले के वजह से आज मेरा एक भी समोसा नहीं बिका है। पूरे पैसे बर्बाद। तुम्हारे तो समोसे है, मेरी तो पूरी दुकान फरसान की है। ये अचानक आया कैसे हमारे धंधे पर ठप लगाने के लिए? सोमलता, सुनती हो? कहाँ हो तुम? बड़े खुश नजर आ रहे हैं जी। क्या बात हो गई? ये देखो, ये रुपए। हमारे सारे समोसे केवल 2 घंटे में ही बिक गए। सच कहा था तुमने। अगर नौकरी करता तो इतने पैसों में महीने भर में भी नहीं कमा पाता। अब कल तुम मुझे ज्यादा समोसे बना कर देना, मैं उन्हें भी बेच दूंगा। आमदनी ही आमदनी होगी। जी, ये भी कोई कहने की बात है। मैं और ज्यादा और लाजवाब समोसे बना कर दूंगी। सारे पैसे लल्लन ने सोमलता को दे दिए। अगले दिन के लिए सोमलता ने कई सारे समोसे बनाए और उन्हें लिए लल्लन दोबारा उसी कस्बे में बेचने निकल पड़ा और वहाँ ठेला लगाकर बेचने लगा। ऐसे ही लल्लन को कुछ दिन हो गए समोसा बेचते हुए। तब नितिन और सोमनाथ ने तय किया, इस लल्लन का कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास नशीली दवाई है, उसके समोसे में यही मिला दो। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जाकर उससे बात करूंगा। इतने में तुम उन समोसे में दवाइयाँ मिला देना। सोमनाथ और नितिन उसके दुकान के पास जाते हैं। तब सोमनाथ लल्लन का ध्यान भटकाता है। अरे लल्लन भाई, वो देखो, वहाँ उस गरीब कुमार के यहाँ मिट्टी के सामान उठाने हैं। तुम चलोगे? सिर्फ मुझसे नहीं होगा, बड़ा वजन है। अरे सोमनाथ भाई, ये भी कोई कहने की बात है। चलो, कुमार चाचा की उम्र भी तो हो गई है। सोमनाथ लल्लन को लेकर कुमार चाचा के घर चला गया। मौका मिलते ही नितिन ने उसके समोसे में नशीली दवा मिला दी। दूसरी तरफ लल्लन वहाँ जाकर देखता है कि सोमनाथ उसके साथ है ही नहीं। तब वो कुमार चाचा से कहता है, चाचा क्या हाल चाल? मैंने सुना है कि कोई बहुत भारी चीज उठानी है। इस बूढ़े की दुकान में क्या भारी होगा बेटा? तुम्हें किसी ने बुद्धू बनाया है। हो सकता है सोमनाथ भाईजान का मजाक हो, लेकिन आप परेशान क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? तब उस चाचा ने अपना हाल बताया और कहने लगा, पिछले कई दिनों से कर्ज का मारा हूँ। मैंने खाना भी पिछले हफ्ते खाया है। ये भी कोई कहने की बात है चाचा? ये लीजिए कुछ रुपए, जब आपके पास आ जाए तब मुझे वापस लौटा दीजिएगा। एक वक्त मैं भी आप ही की तरह परेशान था, लेकिन अब मैं बिल्कुल खुश हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लल्लन उस बूढ़े चाचा को पैसे देकर जा ही रहा था कि उन्होंने उससे कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि ये सोमनाथ और नितिन ने तुम्हारे समोसे में नशीली दवाई मिलाई है। मैंने उन्हें बात करते हुए सुन लिया था। तुमने मेरी मदद की, इसीलिए मैंने तुम्हें बता दिया। नशीली दवाएं? आखिर क्यों? ताकि तुम्हारा धंधा चौपट हो जाए। चाचा ने उसे सारी बातें बताई और कहने लगे, तुम्हें एक तोहफा मेरी तरफ से, ये रखी हुई मिट्टी को ले जाओ। इस मिट्टी में ऐसा क्या है चाचा? देखो तो ये मामूली मिट्टी है। तुम्हें इस मिट्टी के आग पर समोसा पकाना है, जमीन में गाड़कर। और देखना, तुम जो भी समोसा बनाओगे वो जादुई बनेंगे। जब मिट्टी खत्म हो जाए तो दोबारा लेने आ जाना। मिट्टी के समोसे खाते ही लोग भाग भाग कर तुम्हारे यहाँ और मांगने आएंगे। लल्लन ने ठीक वैसा ही किया। उस जगह की मिट्टी को लेकर वो अपने घर आ गया और सारी बातें अपनी बीवी सोमलता को बताई। मिट्टी का समोसा? ये क्या है जी? इसे तो मैं भी बनाना चाहूंगी। तो फिर देर किस बात की? इस जादुई मिट्टी से जादुई समोसे बना दो। सोमलता ने समोसे में आलू और मसाला भरकर तैयार रख दिए। लल्लन उस मिट्टी को गड्ढे में डालने लगा और वही समोसे को गाड़ कर लकड़ियों में आग लगा दी। आग की तपती आंच में समोसे पकने लगे। उसकी खुशबू
चारों ओर फैलने लगी। खुशबू तो बेहद अच्छी और बेहतरीन आ रही है। ये समोसे बेहद बहुत लाजवाब होंगे। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। जादुई मिट्टी के बने हुए समोसे बहुत ही लजीज थे। उन मिट्टी के समोसे को लेकर लल्लन बेचने निकला। मिट्टी के समोसे ले लो, मिट्टी के समोसे ले लो। मिट्टी के समोसे क्या है भाई? लगता है चलकर खाना ही पड़ेगा। मैं भी जाकर खाऊंगी। मिट्टी के समोसे सुनते ही सब मिट्टी के समोसे खाने के लिए लाइन में लग गए और लल्लन का बहुत ज्यादा धंधा होने लगा। ज्यादा धंधे के चलते नितिन और सोमनाथ को अपनी दुकान बंद करने पड़ी और लल्लन के मिट्टी के जादुई समोसे बहुत ज्यादा चलने लगे और लल्लन और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।